हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। इसके पिछले वीडियो मैंने 1, 2, 3, 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। इस वीडियो में हम 5, 6 और 7 का क्वेश्चन का हल करेंगे। तो 5 क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n पर 0 पर समाप्त हो सकती है। तो किसी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक होता है। n के लिए किसी संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। 6 के घात n, n का मतलब प्राकृतिक संख्या है। n के मान अगर 1 रखते हैं तो 6 के घात 1, 6 के घात 1 अर्थात 6 आएगा। अगर n का मान 2 रहते हैं तो 6 के घात 2 अर्थात 36 आता है। तो अभी का लास्ट में 6 अंक आता है अर्थात 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। 0 पर समाप्त होने के लिए 10 होना चाहिए, 20, 30, ये सब 0 पर समाप्त हो रहा है। लास्ट में क्या है कि 0 है। तो 0 को 10 को हम क्या आगे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 5 तोड़ सकते हैं। 20 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 तोड़ सकते हैं। 30 को क्या तोड़ सकते हैं, 3 गुना 2 गुना 5 तोड़ सकते हैं। अर्थात 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का उपस्थित होना चाहिए। इसमें भी 2 5 है, इसमें 2 5 है, 2 5 है। अगर 0 पर समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 नहीं आ रहा है, अर्थात ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। इसको शब्द में लिखते हैं, किसी भी संख्या को हल लिखते हैं, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के होने के लिए उस संख्या का भाज्य गुण, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का भाज्य गुणनखंड में उस संख्या के उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 होना 2 इंटू 5 होना चाहिए। किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। गुणनखंड में होना चाहिए। तो 6 के घात n का भाज्य गुणनखंड करते हैं, 6 को तोड़ते हैं तो 2 से लगा, फिर 3 से लगा, अर्थात 2 और 3 होगा। तो 2 के और 3 का घात n हो जाएगा। अलग अलग करते हैं, 2 के घात n और 3 के घात n। इसमें 2 उपस्थित है, 2 उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर अतः 6 के घात n का भाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड करने पर 2 उपस्थित है लेकिन 5 अनुपस्थित है। 5 अनुपस्थित है, उपस्थित है, अनुपस्थित है। अतः 6 के घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। यही क्वेश्चन का आंसर है। अब 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 प्लस 13 और 7, 6, 5, 4, 1, 2, 3, 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। अभाज्य संख्या का कंडीशन क्या होता है, कोई भी अभाज्य संख्या का कंडीशन होता है, कोई भी संख्या का गुणनफल करते हैं उसे गुणनफल में 2 गुणनफल आना आवश्यक है। कोई भी संख्या का गुणनफल कर ले उसका 2 गुणनफल आना जरूरी है। जैसे कि 12 का गुणनफल करते हैं तो 12 में 3 चौका 12 होता है, 2 गुणनफल आए तो ये अभाज्य संख्या है। 18 करते हैं तो 3, 18 का करते हैं तो 2, 3 और 3, 3 त्रिकोण आता है। इसमें 2 गुणनफल आना चाहिए। कोई भी संख्या गुणनफल करते हैं उसमें 2 संख्या गुणनफल होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या।
तो इस संख्या का और इस संख्या का, दो संख्या दिया, इसका अभाज्य दो गुणनफल निकालना है। तो पहला का हल पहले हल करते हैं। पहले लेते हैं 7 11 13 प्लस 13, 7 11 13 प्लस 13। इसको चेक करते हैं भाजक संख्या है या नहीं। तो इसमें 13 प्लस, यानी प्लस तो 13 दो 13 है, तो 13 इधर कॉमन लेते हैं और 7 के साथ 11 के 11 गुना में 13 को इधर कर लिए, तो 13 गुना 1 करेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा प्लस, यहाँ 13 को यहाँ इधर कर लिए प्लस, यहाँ 1 हो जाएगा 13। अब आगे जाते गुना करते हैं, 13 7 11 7 77 होता है, प्लस के प्लस 1 1, 13 के 13 77 में एक जोड़ेंगे तो गुना कोस हटता है, तो गुना का चिन्ह लगता है। 77 में एक जोड़ेंगे तो 78 आता है। अर्थात इस संख्या को गुणनखंड करते हैं तो दो संख्या प्राप्त होते हैं, अर्थात इस संख्या अभाज्य संख्या है। और दूसरा का भी कर देते हैं, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। इसमें भी 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 6 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा, 4 3 2 1 प्लस यहाँ भी 1 बचेगा। अब गुना करते हैं सबको, 7 6 42 42 और 4 से 12 12 गुना 24, 4 गुना 8 से 14, 4 10 से 0 हासिल 9, 1008 है, 1008 है। तो 5 इसको गुना करते हैं तो 1008 आता है, 1008 प्लस 1 प्लस 1। 5 के 5 कोस हट जाते हैं तो गुना का चिन्ह आता है, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 आ जाता है। ये भी संख्या 2 से गुणनफल है, यहाँ भी दो संख्या गुणनफल आता है, यहाँ भी दो संख्या गुणनफल आता है, अर्थात ये संख्या भाज्य गुणनखंड है। ये दोनों संख्या दोनों भाज्य संख्या, देखिए कैसे दोनों संख्याएं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती लिखी जा सकती लिखी जा सकती है। अतः ये भाज्य संख्या, तो ये तथा ये दोनों भाज्य संख्या, तथा ये दोनों भाज्य संख्या, ये दोनों भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या के लिए दो गुणनफल होना चाहिए, दो किसी अभाज्य गुणनफल करते हैं उसका दो गुणनफल आना चाहिए। ये भी संख्या का दो गुणनफल आया और ये भी संख्या का अभाज्य गुणनफल करते हैं तो दो गुणनफल आया, अतः दोनों संख्या 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। इसका भी दो गुणनफल लिख सकते हैं, इसका भी दो गुणनफल है, अतः यह संख्या भाज्य है। 17 नंबर क्वेश्चन का हल करते हैं। 17 नंबर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड पर शायद थोड़ा बड़ा हो जाए, चलते हम बोल देते हैं, यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। किसी समय बाद वे पूरा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है, एक वृत्ताकार पथ है और यहाँ से एक सोनिया लड़का का नाम है और एक रवि है, एक यहाँ से भी एक रवि है। दोनों एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर सोनिया को एक चक्कर लग जाते हैं 18 मिनट, 18 मिनट लग जाते हैं सोनिया को, और रवि को एक चक्कर करने में 12 मिनट लगते हैं। अब बताना है कि किस
कितना समय बाद ये दोनों पुनः इसी स्थान पर आके मिल जाएंगे। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन में हम एलसीएम तथा एलसीएम ज्ञात करते हैं कि एलसीएम तथा एलसीएम, लेकिन इसमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है या एचसीएफ ज्ञात करना है। पहले देखेंगे क्या ये एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं से कम होता है एचसीएफ। इस दोनों संख्या का अगर गुणनखंड करेंगे, भाज्य करेंगे, तो एचसीएफ इस दोनों संख्या से कम हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। लेकिन एलसीएम क्या होता है, इस संख्या का ज्यादा होता है या जिस जो संख्या ज्यादा है उसके बराबर होता है एलसीएम। तो इस संख्या का क्या, इस संख्या ये दोनों इससे पहले स्थान पर मिले हुए हैं या नहीं, ये चेक करना है। 18 मिनट सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट, और रवि को लगता है 12 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लगता है तो वो 18 मिनट लगभग यहाँ 12 मिनट में, रवि तो 12 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा, और 18 मिनट इसको लगता है तो 12 मिनट में कम से कम ये इधर होगा। फिर ये रवि एक चक्कर और आगे बढ़ जाएगा और ये रवि फिर यहाँ चक्कर मार लेगा और फिर सोनिया को अब यहाँ रह जाएगा। अर्थात जो समय लगेगा वो 18 मिनट से ज्यादा लगेगा, तो हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, एचसीएफ नहीं ज्ञात करेंगे, काहे कि समय 18 मिनट से ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करते हैं, 12 और 18 के एलसीएम ज्ञात करते हैं। 12 का एलसीएम ज्ञात करते हैं, 2 से लगेगा 6 बार में, फिर 2 से लगेगा 3 बार में, और 3 से लगेगा 1 बार में। 18 का ज्ञात करते हैं, 2 से लगेगा 9 बार में, 3 से लगेगा 3 बार में, और 3 से लगेगा 1 बार में। 12 को लिखते हैं 2 2 और 3, 2 2 3। 18 को लिख लेते हैं 2 3 2 3 3। एलसीएम ज्ञात करना है, पहले कॉमन वाला देख लेते हैं। देखिए ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो कॉमन वाला लिख लेते हैं और 2 और 3 लिख लेते हैं। तो 3 दूना 6, 6 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36, तो एलटीएम आया 36। वो एक पुनः 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो लिखना है वे रवि और सोनियम, लिखना है रवि और सोनियम, रवि और रवि और सोनिया 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक पुनः प्रारंभिक स्थान स्थान पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक क्वेश्चन का है प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम अगला वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन का हल करेंगे, जो कि सिद्ध करने वाला है। ये सबसे ज्यादा बोर्ड में क्वेश्चन पूछने वाला है, सिद्ध करने वाला रूट थ्री जैसे को सिद्ध करने वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बोर्ड में एकागो मिल जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।